हेलो एवरीवन, रेटिना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में, जैसे मैं पार्ट फर्स्ट लेकर आया था, वैसे इम्पोर्टेंट दबंग क्लास सेकंड, जो कि आपके व्यापम ग्रुप 5 को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जैसे फर्स्ट क्लास के जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया, वैसे ही आज उसी तरीके से हम पार्ट 2 को कैरी ऑन करने जा रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी उस पॉजिटिव थॉट के साथ हम क्लास को कैरी ऑन करने वाले हैं। देखिए आप, देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है। कुछ भी असंभव नहीं, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया है। तो बच्चों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आपने सोचा है वो आप कर सकते हैं, और जो आपने अभी तक नहीं सोचा है और जो आप अभी भी सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। सो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस क्लास को कैरी ऑन करेंगे। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। Here there is no impossible. Everything is possible if you want. यदि आप चाहते हैं तो you can do. आप कर सकते हैं। ओके? तो कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इस बार जो आज तक नहीं किया है, इस बार हम ग्रुप 5 में एमपी व्यापम में सिलेक्ट होकर क्रैक करके वो भी हम हासिल कर देंगे जो आज तक नहीं किया है। ठीक है? अब हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ BMI? टेल मी, what is the full form of BMI? BMI. Okay. So first, body mass index या body mass index होगा। Second, body measuring index होगा, या फिर third, body movement index होगा, या fourth, body muscle index होगा। बताइए, What is the full form of BMI? BMI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मेजरिंग इंडेक्स, बॉडी मसल्स इंडेक्स, या फिर बॉडी मूवमेंट इंडेक्स। तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज, ये तो आपका रहा BMI। आपने सुना ही होगा BMI, फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं आप। ठीक है? तो ये BMI। अब जो BMI की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होता है, 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा अंडरवेट, दूसरा होता है हमारा नॉर्मल, और थर्ड होगा हमारा ओवरवेट, और फिर एक और पैरामीटर जो होता है जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। अब जो BMI होगा वो आपको 18 to 25 देखने को मिलता है। 18 to 25 आपको देखने को मिलेगा। अब यदि लेस देन 18 आपका BMI जाता है तो क्या होगा? अंडरवेट, मतलब आप आपकी एज के अकॉर्डिंग, आप आपके वेट के और हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो BMI जितना होना चाहिए वो नहीं है। इट मीन्स लेस देन 18 है तो अंडरवेट होंगे आप। ठीक है? लेकिन आपका 18 से लेकर के 24.9 तक भी यदि जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आप एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल है। ठीक है? 18 to 24.9 या 25 तक। यदि आपका यहाँ पर 25 या फिर 26 से लेकर 29.9 तक है तो फिर इसका मतलब आप ओवरवेट हैं।
लेकिन आपकी ओबेसिटी कब होगी? मोर देन 30 या फिर 30 पर। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियसली भी ऐसा पूछा गया था कि यहाँ पर क्या चीज़ है कि BMI क्या है। तो BMI में आपको बता दूँ, ना तो बॉडी मसल्स इंडेक्स होगा, ना बॉडी मेजरिंग इंडेक्स होगा, ना बॉडी मूवमेंट स्टेटस। ये आपका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मैंने बोला इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट एंड द ओबेसिटी। अंडरवेट, द रीडिंग ऑफ द अंडरवेट इज लेस देन 18 इज आल्सो नोन एज अंडरवेट। लेकिन 18 to 25 है तो पर्सन इज नॉर्मल, लेकिन मोर देन 25 या 25 to 30 के बीच में है तो फिर ओवरवेट होगा, लेकिन मोर देन 30 है तो फिर ओबेसिटी हो सकता है आपको। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर 2 होल्स ऑन द नोज कॉल्ड? बच्चों मैं बता दूं आपको, ये पूछा गया सिंपल, ये आपका नोज। अब आपके इन 2 होल्स को क्या बोला जाता है? ये जो 2 होल्स है इनको क्या बोला जाता है? यही पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चंस। तो आपके लिए मैं ऑप्शन लेकर आया। कार्टिलेज कहेंगे क्या? क्या हम इनको कार्टिलेज बोलेंगे? नहीं। या फिर हम इनको सेप्टम बोलेंगे? सेप्टम बोलेंगे। या फिर हम ब्लू होल्स बोलेंगे, या फिर हम यहां पर इनको नोस्ट्रिल बोलेंगे। टेल मी विच इज द राइट आंसर, बताइए। ये आपके 2 होल्स हैं और वो होल्स हैं, सपोज ये आप है, ये आपका नोज है, ठीक है, ये आपका लिप्स है, ये आपकी आईज है, ये आपकी आईब्रोस है, अब ये आपका नेक है, ये आपका ट्रंक या अपर बॉडी पार्ट है, और ये आपके हेड हो गए। अब बताइए इन दोनों होल को हम क्या बोलेंगे? क्या हम कार्टिलेज बोलेंगे, या फिर हम सेप्टम बात करेंगे, सेप्टम बोलेंगे, या फिर हम इनको ब्लू होल्स बोलेंगे, या फिर हम इसको नोस्ट्रिल बोलेंगे? बताइए विच इज द राइट आंसर। ये अभी हाल ही में जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था MBA बाबा में कि व्हाट आर द 2 होल ऑन द नोज इज कॉल्ड। कौन से होल की बात कर? इन 2 होल्स की बात कर रहे हैं। क्या हम इनको कार्टिलेज बोलेंगे, क्या हम इनको सेप्टम बोलेंगे, या इनको ब्लू होल्स बोलेंगे, या फिर हम नोस्ट्रिल्स बोलेंगे? विच इज द राइट आंसर। इन 2 होल्स के बारे में पूछा है बच्चों, इन 2 होल्स के बारे में। कार्टिलेज हम बोलेंगे नहीं, सेप्टम हम बोलते नहीं, क्योंकि कार्टिलेज का काम क्या होता है ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। ब्लू होल्स हम बोलेंगे नहीं। ये जो आपका आंसर होगा नोस्ट्रिल्स। बच्चों क्या बोलेंगे, अब भूलना नहीं जिंदगी में दोबारा। इनको हम बोलते हैं, जो भी हमारी नोज के अंदर जो 2 होल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल्स। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द। जो आपका विंड पाइप है उसका दूसरा नाम क्या है या क्या कहा जाता है? द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द। जो आपको विंड पाइप बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में श्वास नली भी कह सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बताइए। I will give 4 options, okay? फर्स्ट, उसको क्या हम लेरिंग्स बोलेंगे, क्या फिर हम उसको लंग्स बोलेंगे, जो हमारे बोथ लंग्स है वो बोलेंगे,
या फिर हम ट्रेकिया बोलेंगे, या फिर हमारा लास्ट इसोफेगस बोलेंगे। ना बच्चा, ऐसी गलती नहीं करना। मैं आपको बता दूं, इसोफेगस बिल्कुल नहीं बोलेंगे, गलती नहीं करना है। सपोज ये आपका माउथ, ये आपका नोज, ये आपकी आईज, ये आपके आईब्रो, ये आपका ट्रंक, ये आपके हैंड्स बोथ, ये आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब हम बात करें तो इसोफेगस क्या है? जो आपका फूड फेरिंग्स से लेकर के आपके स्टमक तक लेकर के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो स्टमक से लेके आएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसोफेगस। ठीक है। लैरिंग्स बोलेंगे? नहीं। फेरिंग्स और लेरिंग्स भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर? बताइए। लंग्स? नहीं। लंग्स तो आपको पता है कि हमारा ये जो लंग्स हैं, ये जो आपके लंग्स हैं, इनको भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लंग्स का काम ही है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशंस का, तो लंग्स भी नहीं बोलेंगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, तो बच्चा दोबारा भूलना नहीं। ट्रेकिया इज कॉल्ड एज विंड पाइप, जिसको हम सांस नली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। तो यहां पर देखिए, आप पूछा यहां पर, हु इज नोन एज मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन के मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है? मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा है। अब आपके पास ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन होगा, जॉन स्नो है क्या हिप्पोक्रेट्स है, या फिर थॉमस एडिसन, या फिर विलियम हार्वे। टेल मी विच इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड? क्या जॉन स्नो को कहेंगे, क्या हम हिप्पोक्रेट्स को बोलेंगे, या फिर विलियम हार्वे बोलेंगे, या फिर हम थॉमस एडिसन बोलेंगे? टेल मी विच इज द राइट आंसर। बताइए। बताइए विच इज द राइट आंसर। ना बच्चा, मैंने आपको बताया था हिप्पोक्रेट्स कौन है। हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, ये होगा बच्चों फादर ऑफ मेडिसिन। थॉमस एडिसन, जब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा देखो पापा ही होते हैं। तो थॉमस एडिसन कौन है यहाँ पर? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ये हमारा फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइन के पापा की यदि पूछे तो कौन है? थॉमस एडिसन। यदि मेडिसिन के पापा पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? हिप्पोक्रेट्स। द फादर ऑफ मेडिसिन दैट इज हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। एंड अब आपके पास यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, ए एंड डी। बताइए विच इज द राइट आंसर। आपके पास ओनली टू ऑप्शंस, विच इज द राइट आंसर, ए या फिर डी। देखिए, विलियम हार्वे नहीं। विलियम हार्वे कौन है? द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। तो इन्होंने जो सर्च किया है ब्लड सर्कुलेशन, जो विलियम हार्वे हैं वो है हमारे, कभी कभी पूछते हैं एच या डब्ल्यू हार्वे, इससे भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना, ब्लड सर्कुलेशन के पापा हैं तो वो विलियम हार्वे। तो यही है जॉन स्नो, जिसको हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी।
फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है इनको, या मॉडर्न, या इनको कहा जाता है बच्चों मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के पापा इनको कहा जाता है। ठीक है, सो आपके पास ये ऑप्शन है, जॉन स्नो कौन है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, थॉमस एडिसन आपके पास आंसर होगा फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एंड विलियम हार्वे द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज विलियम हार्वे। तो ये आपका राइट आंसर विलियम हार्वे। ओके, नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेटिना नर्सिंग एकेडमी आपके भोपाल के मध्य प्रदेश के एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक ऐसा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म कि जहां पर क्वालिटी के साथ में कोई भी समझौता नहीं है, क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ दिल्ली, जयपुर और भोपाल एम्स के एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर 7 नवंबर को, 7 नवंबर से एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच की एक और खासियत कि इस बैच को पूरा 6 to 8 मंथ में कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, सपोज चाहे वो MPCHO का एग्जाम हो, या फिर MPPEV का एग्जाम हो, या मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम हो, या फिर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जाम हो, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स का एग्जाम हो, या फिर नॉर्सेट का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर ESIC का एग्जाम हो, या DSSB का एग्जाम हो, या रेलवे का, BHU, PNST, GNST, किसी प्रकार का कोई एग्जाम हो, उन सबको क्रैक कराया जाता है। तो यहाँ पर एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जाता है। आप तो देर नहीं करना है, यहाँ पर 7 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको 7 नवंबर के लिए आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 7 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 3 डेज आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जयपुर, दिल्ली, भोपाल की एम्स की फैकल्टी होंगी और आपको यहाँ पर एक बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू डिलीवर होगा। वो जितनी भी क्लासेस होंगी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, PDF आपको दिए जाएंगे, आपको देर नहीं करना है। अब ये बात हो गई आपके बैच की। दूसरा MPPB के लिए जो कि ग्रुप 5 का एग्ज़ाम 25 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको आप व्यापम की कह सकते हैं, व्यापम का एग्ज़ाम। इसके लिए रेटिना नर्सिंग एकेडमी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज़ को बच्चों परचेज करना ना भूलें। यही टेस्ट सीरीज एक ब्रह्मास्त्र है जो कि आपको MPPV को क्रैक कराने में हेल्प करा सकती है। जैसे हम क्लास ले रहे हैं, ये C टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये इम्पोर्टेंट MCQ टेस्ट सीरीज होगी और ये it is a very important to help and to crack the Vyapam Group 5 exam and which is conducted on 25th November। तो इसका प्राइस बच्चों बस 399 रुपीज़ है। ये 399 रुपीज़ आप जो कि रेटिना की हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके या फिर मैसेज कर आप पेटीएम और फ़ोनपे के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज को आप बॉय कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने जीवन में आप 4 चांद भी लगा सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, अब आप देखिए कि which of the following is known as laughing gas? Which of the following is known as laughing gas? बताइए ऐसी कौन सी गैस है यदि पर्सन के बॉडी में हम इंसर्ट कर देंगे तो हंसता ही रहेगा? ऐसी कौन सी गैस है? Which of the following is known as laughing gas?
पेशेंट को हमने वो गैस एडमिनिस्टर किया तो पेशेंट हंसता ही रहेगा। कौन सी गैस है बताइए? आई विल गिव ऑप्शंस। N2O होगा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड होगी क्या? या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, या फिर O2 होगा, या फिर आपका होगा N2O? बताइए विच इज द राइट आंसर? यू हैव 4 ऑप्शंस एंड टेल मी विच इज द राइट ऑप्शन। देखिए ऑक्सीजन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइफ के लिए। अब यदि बात करें ऑक्सीजन FiO2 जिसको हम ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें तो ये होना चाहिए मिनिमम 95% से लेकर 99% तक ये हमको FiO2 आपका होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने की ऑक्सीजन की बात। और ऑक्सीजन हम लेंगे, ऑक्सीजन के साथ में हमको करना क्या है? ऑक्सीजन हम लेते हैं। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, या फिर कभी पूछे कि सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि ऑक्सीजन का मेन सोर्सेस क्या है, या पूछ ले कि व्हाट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? प्लांट्स। नेचुरल ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधों के माध्यम से मिलती है। इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि आपको पेज, पेपर, कॉपी अननेसेसरी नहीं भरना है, आपके ब्रेन को मजबूत बनाना है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा? एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में हर एक कंटेंट को पुट करना होगा, ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आप हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नॉरसेट हो, CHO हो, SGPGI हो, DSSB हो, जिपमर हो, किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो, व्यापम, ग्रुप 5 का, MPPEB का कोई भी एग्ज़ाम, तो उससे क्या होगा? आपके पेजेस बचेंगे। पेड़ों की कटने से, प्लांट्स की कटने से हमारी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो रही, क्योंकि हमारा प्लांट्स ही क्या करते हैं? वही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो इसलिए हमको पेपर्स की, पेजेस की रेस्पेक्ट करना। हम उनका रेस्पेक्ट करेंगे तो प्रकृति और नेचर हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है और 95% CO2 होना चाहिए, साथ में 99% तक होना चाहिए मिनिमम। मेन सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? प्लांट्स। आप कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ऑक्सीजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हमने ऑक्सीजन लिया तो हम हंसते हैं क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बाहर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा तो क्या हुआ? लाते क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन भी हो गया बाहर। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, A and D. Which is the right answer? Only you have 2 options. Give me right answer. Give me right answer fast. So A is the right answer, nitrous oxide. ये बच्चों ऐसी गैस है जब हम एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट के अंदर, पेशेंट हंसता ही रहता। ठीक है, ये हो गैस। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, देखिए अब यहां पर पूछा है लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्थ इज। जब किसी भी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हमको कब करा लेना चाहिए? उसकी एक लिमिट है। बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा बेबी बोर्न होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में या क्या लिमिट है तब तक करा लेना चाहिए? आई विल गिव ऑप्शंस। फर्स्ट, 7 डेज में करा लेना चाहिए क्या? बच्चा पैदा होने के 7 डेज के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? या 14 डेज में कराना कंपलसरी है क्या? या फिर
21 डेज में कंपलसरी है। एंड लास्ट, नन ऑफ द अबव। टेल मी विच इज द राइट आंसर, बताइए विच इज द राइट आंसर। मैंने बोला है लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन वर्थ इज 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज या नन ऑफ द अबव, बताइए। तो बच्चों यहां पे मैं बता दूं आपको कि बच्चा कभी कभी 7 डेज में LPW का पेशेंट हुआ या फिर बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ तो 7 दिन तक तो कभी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता पेशेंट का। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग, मतलब ये तो बाहर हो ही गया। अब बचते हैं हमारे पास में 3 ऑप्शन B, C एंड D। तो नन ऑफ द अबव ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों कि हमको आज कहीं भी हम जाएं या फिर किसी भी स्कूल में आप जाते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि बच्चे का बर्थ कब हुआ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नन ऑफ द अबव, रजिस्ट्रेशन तो हमको कराना है। अब नाउ ओनली यू हैव 2 ऑप्शंस B एंड C, विच इज द राइट आंसर। क्या 14 दिन में करा लेना चाहिए या 21 डेज में करा लेना चाहिए? तो बच्चों ना तो हम 14 डेज में कराएंगे और राइट आंसर जो होगा आपका 21 डेज। सो 21 डेज के अंदर जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स भी बिजी होते हैं। तो वो क्यों जाएंगे बनवाने किसी भी नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत? नहीं। इसलिए 21 डेज के अंदर अंदर हमको बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराना है। इवन यदि यहाँ पर बर्थ नहीं हो, यदि आपको डेथ दिया हो, तो भी उस कंडीशन में आपको 21 डेज के अंदर में क्या कराना चाहिए? आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तभी आपको डेथ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा और वो ही एप्लीकेबल होता है। ये शो करने में, एक एविडेंस दिलाने में कि हाँ आपका कोई भी फैमिली मेम्बर्स का, आपका नियरेस्ट का, आपका डियरेस्ट का डेथ हो चुका है। या फिर बर्थ की अगर हम बात करें तो ये एक एविडेंस है कि ये आपका चिल्ड्रन से या आपके रिलेटिव्स का चिल्ड्रन से किसका बच्चा है, कौन सी डेट में हुआ है। यदि अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, बच्चा यदि हॉस्पिटल में हुआ है तो आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल से मिलेगा। ठीक है। यदि आपकी डिलीवरी घर पर हुई है, जो आपकी डिलीवरी घर पर यदि हुई है, तो फिर आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको आपकी नगर पालिका हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, या फिर आपका नगर निगम हो सकता है, या फिर आपकी ग्राम पंचायत हो सकती है। मतलब कोई भी एक गवर्निंग बॉडी होगी जो आपको ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराने का काम करती है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पूछा है लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 21 डेज। डेथ पूछेंगे तो डेथ भी क्या होगा? आपका 21 डेज में होना चाहिए। ठीक है। Do you understand everyone? Can we go for next questions? 21 days is the right answer. Option C is the right answer. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब यहां पर पूछ लिया बच्चों MTP मतलब मल्टीपल ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन वाया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब देखिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब यहां पर डॉक्टर
जो भी डॉक्टर होगा तो वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, क्वालिफाइड होगा। इफ द गेस्टेशनल पीरियड इज लेस देन, मतलब उस पेशेंट की गेस्टेशनल एज या फिर जो प्रेग्नेंट हुई उस लेडी की गेस्टेशनल एज मिनिमम कितने वीक से कम होना चाहिए, तब हम उस पेशेंट्स का एमटीपी कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसका एक्ट भी है, एमटीपी एक्ट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आई विल गिव ऑप्शन। तो फर्स्ट 8 वीक में कर देंगे क्या, या 8 वीक में कर सकते हैं, या फिर लेस देन 12 वीक से कम कर सकते हैं, या फिर 12 वीक में कर सकते हैं, या फिर 24 वीक्स में कर सकते हैं। गिव मी आंसर फास्ट, विच इज द राइट आंसर। ए होगा क्या, बी हो सकता है, सी होगा या डी हो सकता है, विच इज द राइट आंसर। 8 वीक में करेंगे क्या हम, 12 वीक में कर सकते हैं, या 24 वीक्स में, या 20 वीक में। गिव मी आंसर फास्ट। ओके, देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बच्चों, जो बच्चा बनकर तैयार हो जाता है टोटल 5 मंथ में, ठीक है। 5 मंथ में पूरा जो होता है हमारा फिटस कंप्लीट बन जाता है। जो फिटस होता है वो हमारा पूरे 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है बनकर। 5 मंथ्स मीन्स ऑलमोस्ट 20 वीक्स, ठीक है। 20 वीक्स में बन करके तैयार हो जाता है पूरा तरह से बेबी। अब डॉक्टर साहब को एडवाइस करता है, यदि आप क्वालिफाइड पर्सन हैं तो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट को बता सकते हैं, या फिर आपके साथ भी ऐसा हो, आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए 5th मंथ में या फिर 20 वीक्स में बेबी जो फिटस होगा कंप्लीट बन करके तैयार हो जाता है। ऑल द सिस्टम्स, जैसे हमने पढ़ा था अभी, जब भी हमारी बॉडी के अंदर 12 सिस्टम जिस दिन बन जाते हैं उस दिन एक ह्यूमन बॉडी बन करके तैयार हो जाता है। वैसे ही यहाँ 5 मंथ्स में पूरे 12 सिस्टम्स तैयार हो जाते हैं और एक बेबी जो होता है वो क्या, एक कंप्लीट बन चुका होता है। तो इस समय डॉक्टर साहब से कहता है एक टारगेट स्कैन कराने के लिए। टारगेट स्कैन, टारगेट स्कैन एक इट इज एन अ टाइप ऑफ यूएसजी जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब एक ऐसा ग्राफ हमको मिलता है और ये आपको 3D भी मिलेगी, ठीक है। 3D मिलेगी, 3D मिलने के साथ में इसको कराने का मेन पर्पस, देखिए आपने स्कैन, जब भी आप कुछ चीज़ें स्कैन कराते हैं सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। बोला टारगेट स्कैन, और टारगेट करेंगे हम पूरा बेबी के ऊपर, फीटस के ऊपर। तो इसमें बच्चों यही बताया जाता है इस टारगेट स्कैन में, ये फाइंड आउट करने के लिए कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो टारगेट स्कैन व्हाई इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द फीटस, अंडरस्टूड। इसलिए हम करते हैं। सपोज आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी के 6 फिंगर्स हैं, किसी के 7 फिंगर्स हैं, कुछ का बोन ही डिफ्यूज हो जाता है, या किसी को हाइड्रोसेफेलस है, स्पाइना बाइफिडा है, क्लेफ्ट लेफ्ट है, क्लेफ्ट पैलेट्स हैं। तो उन सबको फाइंड आउट करने के लिए 5 मंथ्स में जो एक यूएसजी कराया जाता है जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, इसको हम टारगेट स्कैन कहते हैं। एक 3D में हमको पिक्चर्स देखने को मिलता है और इसका लास्ट में इंप्रेशन, यदि बच्चा नॉर्मल है तो फिर लिखा के आता है नो एनी एबनॉर्मलिटी सीन इन दिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी अनियमितताएं नहीं पाई गई है इस जांच के दौरान। तो जब भी
5 मंथ्स प्रेगनेंसी का हो जाए तो एक बार अवश्य टारगेट स्कैन कराएं और बेबी की कंडीशन या स्टेटस पता लगा सकते हैं कि बेबी कैसा है। ठीक है, इफ बेबी में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, 20 वीक्स के पहले पहले हम क्या करेंगे, MTP कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यदि आप मोर देन 20 जाएंगे तो आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। लेस देन 20 होगा तो आपके पास एक चॉइस होगी कि आप अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन मोर देन 20 हुई तो अबॉर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वो MTP एक्ट में चला जाएगा। अच्छा, PNDT। अब इसमें बच्चों में बता दूं एक और चीज़ होती है, PNDT, ये भी एक एक्ट है। PNDT पहले आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, हमारे पूरे भारत में बच्चियों को जन्म लेने के पहले ही मार दिया जाता था, जिसको हम कहते थे फीमेल फिटिसाइड्स। आउट ऑफ 1000 मेल पर आपको वुमेन्स देखने को मिलती थी ओनली 930 आउट ऑफ 1000, क्योंकि यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड्स होता था पहले। लेकिन अब PNDT एक्ट आ गया। ये PNDT का मतलब ही ये है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसमें कभी भी सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स रहते हैं, वहाँ पर बैनर्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर लिंग की जांच कराना कानूनन अपराध है। हियर देयर इज नो सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर कोई भी लिंग का भ्रूण परीक्षण नहीं किया जाता है। तब लोगों को पहले पता लग जाता था कि बेटी है, बच्ची है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता था, अबॉर्शन करा दिया जाता था। लेकिन यह हमारा PNDT एक्ट आया जब से प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कहता है। अब आपको कोई भी इन्वेस्टिगेटर्स या कोई भी रेडियोलॉजिस्ट आपको नहीं बता सकता है कि बेबी गर्ल है और बॉय। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। तो बच्चों देखो, आप PNDT को, जिसको हमने बोला प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब ये नहीं आया था उस समय हमारे मेल और फीमेल का रेशियो। जब हमारा देखिए सेंसस जो होता है ना बच्चों, जो सेंसस होता है हर 10 ईयर्स में होता है। 10 ईयर्स में हर, आपको पता है ना जनगणना कब होती है? प्रत्येक 10 साल में होती है। जब ये 2001 में जनगणना की गई 2001 में, तो ये तो मेल का रेशियो था, ये फीमेल का रेशियो था। मतलब 1000 मेल पर ओनली 930 फीमेल। लेकिन फिर हमारा PNDT एक्ट आ गया, तो ये 2011 के अंदर आपको 1000 मेल पर अभी 940 या कुछ बुक्स में आपको 942 भी फीमेल का रेशियो देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछते हैं इंडिया में व्हाट इज द फीमेल रेशियो इन इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए 940 या 942 आउट ऑफ 1000 मेल। लेकिन आपसे पूछें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस फीमेल का कितना रेशियो है, तो आपका आंसर होना चाहिए 940 या 42 इन इंडिया। तो देखिए आप यहाँ से कि कितना अंतर आया। मतलब हर 10 साल में, 10 साल में जब सेंसस हुआ 2011 में हुआ, तो यहाँ पर मतलब 12 गर्ल इंक्रीज हुई है, प्लस हुई है। अब अभी 2021 में हमारा सेंसस होना था, और बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक पेंडेमिक डिसीज़ के कारण हमको क्या हुआ बच्चों, ये सेंसस नहीं हो पाया। तो अभी हम नहीं बता सकते कितनी है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आया आपको इतना? देखिए
2001 में जब हमारा ये सर्वे हुआ तो पता लगा कि 1000 मेल पर 930 फीमेल है, लेकिन 2011 में जब हमने सर्वे किया, पीएनडीटी अब कोई नहीं बताता आपको कि यहाँ पर आपका बच्चा मेल है और फीमेल है, तो अब आपको इतना देखता मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, टू रेस्पेक्ट द वुमेन्स, टू प्रोटेक्ट द वुमेन, अदरवाइज शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा बच्चों। डू यू अंडरस्टैंड? कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस? यस। देखिए ये आपका राइट आंसर 20B, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चला था, सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी उनने हमको फाइनल गजट नोटिफिकेशन में इसको पास नहीं किया है। कुछ कुछ में आपको 24 भी मिलेगा, लेकिन ये अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया 24 वीक्स। लेकिन 24 वीक्स भी यदि ऑप्शन आपको मिलता है और 20 नहीं मिलता है तो यू कैन टिक 24, क्योंकि अभी इसमें केस चला था तो उसमें तब बताया है, गवर्नमेंट हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो इसकी फाइल अभी भी पेंडिंग है। उसमें बताया गया है कि यहाँ पर 24 वीक में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आया है। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत कॉमन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब बोला है यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ, बच्चों यहाँ पे बोला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी के कारण होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? गिव मी आंसर। I will give option. First, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी के कारण हो सकता है क्या बच्चों, या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से होगा? सॉरी, या फिर नियासिन की कमी से होगा, या फिर राइबोफ्लोविन की कमी से होगा? बताइए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा होगा आपने बच्चों में, एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, उसके बैक साइड में ट्यूब में डिफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। और एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी मैं आपको बता दूं, जो बच्चों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। कैल्शियम क्यों? कैल्शियम से बिल्कुल नहीं होगा। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। कैल्शियम की कमी से यही होगा, क्योंकि क्या है, कैल्शियम किसमें प्रेजेंट होता है? बोन में, तो बोन को डिफेक्ट कर सकता है। नियासिन भी नहीं होगा। राइबोफ्लेविन आपको पता है क्या, इसकी कमी से। तो राइट आंसर आपका क्या है? फॉलिक एसिड। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे ही पता चलता है 4 to 6 वीक में FHS फर्स्ट साउंड सुनाई देता है, लेडी को नोजिया फील होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, घर में पता चलता है खुशखबरी आ गई है। मुबारक हो आपको, आपकी मेहनत रंग लाई। उसी दिन से आपको फोलिक एसिड प्लस आयरन की टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मतलब आपको जिस दिन प्रेगनेंसी का पता चलता है उसी दिन से फोलिक एसिड प्लस आयरन की टैबलेट स्टार्ट कर दी जाती है, और ये टिल आपको 9 मंथ तक रेगुलर लेना पड़ता है। फोलिक एसिड क्या करेगी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करेगी, अंडरस्टैंड। लेकिन आयरन का क्या रोल? आयरन आपका क्या करेगी? जो एनीमिया हो जाएगा मदर को, तो मदर को यदि एनीमिया हुआ तो एनीमिया आपको पता है किस किस वजह से होगा। एनीमिया के अंदर होता है आरबीसी,
आरबीसी में होता है एचबी में होता है ऑक्सीजन और इरिथ्रोसाइट्स। जब इन सब का लेवल कम हो जाएगा, आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा, एचबी का लेवल कम होगा, एचबी के अंदर होता है ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और इरिथ्रोसाइट का लेवल कम होगा, तो क्या हो जाएगा? एनीमिया। जब मदर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा? बेबी को भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, बेबी को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, ब्लड का लेवल कम होगा, तो इसलिए हम देते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका राइट आंसर दैट इज फॉलिक एसिड। सो थैंक यू फॉर लिसन केयरफुली। तो मैं बहुत जल्द ही आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिए आप रेटिना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।